शेड नेट एक ऐसी संरचना है जिसमें किसान बेमौसमी फसलों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कृषि विभाग भी इस तरह की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास कर रहा है। तो चलिए शेड नेट में खेती करने के फायदे और उपयोगिता क्या हैं, जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद राय से। आज किसान भाइयों को हम शेडनेट तकनीक जो छाया घर होता है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। आपको जानना चाहिए छाया घर का मतलब होता है जो आप हरा रंग का घर देखते होंगे जिसमें पॉली हाउस में प्लास्टिक लगा होता है। छाया घर में हरा रंग के घर से मटेरियल से हम बनाते हैं। शेडनेट हाउस एक ऐसी संरचना जो कि प्लास्टिक के ऐसे ढांचे होते हैं जो कि परंपरागत बेमौसमी सब्जियों एवं फलों की खेती करने में उपयोग में लाए जाते हैं एवं ये ढांचे बाहरी वातावरण के प्रतिकूल होने के बावजूद भीतर उगाए गए पौधों का संरक्षण करते हैं और बेमौसमी नर्सरी और फसलों तथा फसलों के उत्पादन में फायदेमंद होते हैं। शेडनेट हाउस खुली जगहों से आवश्यक धूप, नमी एवं वायु के प्रवेश के द्वार होते हैं। ये पौधे के विकास के लिए सहायक उचित सूक्ष्म वातावरण बनाता है। इसे शेडनेट घर या नेट घर भी कहा जाता है। स्टील पाइप के सहारे शेडनेट को बनाया जाता है। इसे हवादार नेट से ढका जाता है। ये ग्रीन हाउस के सिद्धांत पर काम करता है। नेट हाउस के अंदर तापमान अनुकूलित रहता है जिससे गर्मी में भी सब्जियों एवं फलों के पौधों की नर्सरी तैयार करके खेती की जा सकती है। इससे किसान 1 महीने पहले ही पौधे तैयार कर लेते हैं और बारिश शुरू होते ही सब्जियां बाजार में आ जाती हैं। छाया घर का उपयोग क्यों, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? छाया घर क्योंकि आप जानते हैं गर्मी के दिनों में होता क्या है कि हवा का तापमान बढ़ जाता है जिसके कारण मिट्टी का तापमान भी बढ़ जाता है और प्रकाश की तीव्रता भी बढ़ जाती है। तो अगर आप किसान भाई अगर टमाटर या शिमला मिर्च या हरी मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो होता क्या है कि गर्मी के दिनों में तापमान, प्रकाश की तीव्रता जितना चाहिए उससे ज़्यादा होता है। तो हम शेडनेट हाउस का उपयोग करके उसके अंदर अच्छी खेती कर सकते हैं। होता क्या है कि खुले में अगर किसान भाई टमाटर या शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो देखते होंगे कि जाड़े के दिन में जो टमाटर मिलता है या शिमला मिर्च मिलता है, खासकर टमाटर में देखते होंगे कि टमाटर का रंग लाल होता है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी आता है तो गर्मी में लाल टमाटर हमको नहीं मिलता है और किसान भी खेत में देखे होंगे होता क्या है, फसल का जलन होता है। सूर्य की प्रकाश की तीव्रता टमाटर पर पड़ती है जिसके चलते टमाटर में दाग हो जाता है और टमाटर का कलर लाल नहीं होता है, उजला, लाल, पीला अलग रंग का होता है जिससे बाजार में अच्छी उसकी आय नहीं मिलती है कि 100% तक, क्योंकि जो खुले में टमाटर मिलता है उसका बाजार मूल्य नहीं मिलता है और बिकने वाली जो उत्पादकता होती है वो 50%, मतलब 100 किलो टमाटर में मुश्किल से 50 किलो बिक पाता है। लेकिन इसकी अपेक्षा अगर शेडनेट के अंदर आप करते हैं तो आपका होता क्या है कि कोई भी फल जो टमाटर होता है या शिमला मिर्च खराब नहीं होता है, तो जितना उत्पादन होता है वो पूरी तरह बिकता है, उत्पादन भी बढ़ जाता है और बाजार मूल्य भी बढ़ जाता है क्योंकि इस यहाँ की फसल की जो क्वालिटी होती है उसका गुणवत्ता होता है वो बढ़ जाता है। शेडनेट हाउस में विभिन्न प्रकार की बेमौसमी सब्जियों की खेती एवं फूलों की खेती की जा सकती है। सब्जियों के अंतर्गत टमाटर, मटर, फूलगोभी, शिमला मिर्च की खेती, खीरा आदि की खेती कर सकते हैं और फूलों के अंतर्गत जरबेरा, गुलाब, कार्नेशन, लिलियम, रजनीगंधा, ग्लैडलेस आदि फूलों की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों को जानना बहुत जरूरी है कि शेडनेट एक बार जब आप परमानेंट शेडनेट बना देते हैं तो उसमें होता क्या है कि सालों भर प्रकाश की तीव्रता जो होती है, इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो गर्मी के दिनों में तो अगर टमाटर शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं तो लाभकारी है, लेकिन बारिश के दिनों में उसके अंदर पानी जाता है और जाड़े के दिनों में ठंड से बचाव नहीं कर पाता है। तो आपको जो बारिश और जाड़े के दिनों में उस मौसम को ध्यान में रखते हुए ही खेती करना होगा। तो शेडनेट जैसे हम बताएं सरकार भी उस पर अनुदान देती है, केंद्र सरकार उसमें 50% तक अनुदान देती है। तो किसान भाइयों को हम यहाँ बतलाते हैं कि टेम्पोररी शेडनेट बांस के द्वारा उस पे टेम्पोररी शेडनेट बनाइए और उसको ढक दीजिए टेम्पोररी टेंट टाइप का। चारों तरफ 2 मीटर ऊंचा बांस का खंबा गाड़ के 2 मीटर ऊपर रखिए कि अंदर बाहर आप आसानी से जा सकें और चारों तरफ आधा मीटर करीब शेडनेट को गिरा दें कि जब सूरज की प्रकाश की रोशनी तिरछा हो तो अंदर प्रकाश नहीं जाए। इसको लगाने से आपका तापमान भी 1 से 3 डिग्री कम हो जाता है और प्रकाश की तीव्रता भी करीब करीब 50% तक कम हो जाता है और जो मौसम को अनुकूल बनाता है जिसके कारण फसल की उत्पादकता, क्वालिटी और जो यील्ड होता है वो बढ़ जाता है और आपको अच्छा प्राइस मिलता है। और मेरा पूरा विश्वास है
आप छोटे लेवल पे पहले जैसे मानिए किसान भाई 1 एकड़ में टमाटर लगाए हैं, 1 डिसमिल में आप करके देखिए। आपको जब एक बार विश्वास होता है तो बड़े लेवल पे आप इसको धीरे धीरे बढ़िए। बस यही मेरा आपसे एक निवेदन है। प्रदेश के जिन किसानों के पास पानी की सुविधा है और वे मछली पालन व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ऐसे किसान प्रशिक्षण लेकर शासकीय योजनाओं का लाभ उठाते हुए इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आइए मछली पालन के बारे में जानते हैं CIFE मुंबई के मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर नसीम अख्तर से। ट्रेडिशनल क्रॉपिंग जिसमें धान, गेहूं, दाल आता है, ये दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। उसकी वजह से हमारा किसान जो है पूरी तरह प्रॉफिट नहीं ले पा रहा है। पहले के ज़माने की बात अलग थी, अब उनको आधे से भी कम मिल रहा है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि द फिशेस हैज़ कंप्लीट प्रोटीन बिकॉज उसके अंदर 20 अमाइनो एसिड्स अवेलेबल हैं और इस बात को कई साइंटिस्ट ने प्रूव किया है। दूसरी बात ये है कि इम्पॉर्टेंट, जिसे बताना मैं ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि आप पूछेंगे दूसरा सवाल कि कैसे करें। करने के लिए डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट पे अवेलेबल है, डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर मौजूद है, फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर मौजूद है। आप सबसे पहले अपनी मिट्टी को 3 फीट नीचे खोद लें, उस मिट्टी को उठाएं कि वहाँ मिट्टी भेज दीजिए। मिट्टी का रिजल्ट 2 दिन में आ जाएगा। वो खुद बताएंगे कि इसमें कितना क्ले है, इसमें कितना सैंड है, इसमें कितना लोम है। ये सारी चीज़ें, जिसमें ज़्यादा क्ले या लोम होगा वो मिट्टी सुटेबल है। इसी के तहत पहला पहलू आता है स्थल का चयन। तालाब निर्माण हेतु स्थल का चयन एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि योजना की सफलता तालाब निर्माण हेतु स्थल के चयन पर ही निर्भर करती है। स्थल का चयन करते समय जल स्रोत, मिट्टी की गुणवत्ता, सुलभ संपर्क मार्ग, बाढ़ से खतरा, निर्माण की आर्थिकी आदि जैसे प्रमुख बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास पानी कितना है अवेलेबल, ग्राउंड वाटर। और ग्राउंड वाटर अगर 100 फीट पे भी है, 150 फीट पे भी घबराने की क्या ज़रूरत है। इतनी पानी नहीं लगता है, बारिश का भी पानी हम स्टोर कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को देखते हुए अब आप पानी डाल दीजिए। लेकिन पानी डालने से पहले कहेंगे गड्ढा कितना करना है, तो गड्ढा कितना करेंगे, जाहिर सी बात है 1.5 मीटर। आँख बंद करके 1.5 से 2 मीटर गड्ढा कीजिए। जब खुदाई कर रहे होंगे, खुदाई करने के बाद पहले लाइमिंग कर दीजिए। लाइमिंग का डोज है वो आपको डोज है, आँख बंद करके पर बीघा आप 50 किलो चूना छीट दीजिए। 50 किलो चूना छीट दिया, उसके बाद पानी भर दीजिए। मिक्स करके मिट्टी को मिक्स कीजिए। मिट्टी को मिक्स करने के बाद 2-3 दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद फिर पानी भर दीजिए। पानी आपका बढ़िया हो गया। आधुनिक जल कृषि की विभिन्न प्रणालियों के मद्देनजर प्रचलन प्रविधि के अनुसार तालाब 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है नर्सरी तालाब। नर्सरी तालाब आकार में छोटे होते हैं, जिसका क्षेत्रफल 1000 से 3000 वर्ग मीटर एवं गहराई 1 से 1.5 मीटर की होती है। इस प्रकार के तालाब में मत्स्य स्पोन, पौना से फ्राई मत्स्य बीज तैयार की जाती है। दूसरा है रियरिंग या पालन तालाब। रियरिंग तालाब का क्षेत्रफल 3000 से 5000 वर्ग मीटर का होता है एवं गहराई 1.5 मीटर से 2 मीटर की होती है। इसमें फ्राई अंगुलिकाएं तैयार की जाती हैं। इन्हीं में तीसरा है संचयन या स्टोकिंग तालाब। संचयन तालाब का क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर से कितना भी बड़ा हो सकता है एवं गहराई 2 मीटर से 2.5 मीटर की होती है। इसमें अंगुलिकाएं फिंगरलिंग का संचय कर बाजार योग्य मछली तैयार की जाती है। और जब पॉन्ड बनाए तो रेक्टेंगुलर साइज होना चाहिए, कभी भी स्क्वायर नहीं करना है। और जब हवा की विंड होती है, जैसे पूर्व पश्चिम की हवा चलती है या उत्तर दक्षिण, तो जिस रुख की हवा चलती है पॉन्ड का रुख भी वही होना चाहिए, ताकि उसके अंदर भी ऊपर से भी हवा मिलेगी तो ऑक्सीजन पानी का बढ़ेगा। 1 बीघा में आप 250 किलो गोबर, अब गोबर में जितना ताज़ा गोबर होगा उतना अच्छा होगा आपके लिए। उस गोबर में सिंगल सुपर फॉस्फेट मिला दीजिए, कितना 15 किलो, फिर उसको मिक्स कर दीजिए इसके अंदर। फिर उसमें 5 किलो यूरिया डाल दीजिए। फिर उसमें अमोनियम सल्फेट अगर है तो फिर आधा किलो या 200 ग्राम भी काफ़ी है। होता है वो आप कहीं से भी उठा सकते हैं। अगर गंगा से मिलता है तो गंगा में प्रॉब्लम अगर नहीं है तो बेटर है कि शुरुआत में आप हैचरी से लें। तो आप चाहेंगे कि रोहू, कतला, मिर्गल का रेशियो होता है 30-30-40, 30% रोहू, 30% मिर्गल और 40% कतला। अब इसको रेशियो को उलट भी सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर सेल्फ। तो अगर आप 2 से 2.5 बीघे के तालाब में पूरा पानी भर दिया है, 1.5 से 2 मीटर पानी है, उसमें आप डाल दें
उसमें थोड़ा बहुत एकाक 10 दिन 15 दिन का ब्रीडिंग किया हुआ चल जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा साइज़ का डिफरेंस होने से आपके प्रोडक्शंस पे इफेक्ट होगा। आप ये डाल दीजिए, हर 15 दिन पे एक नेटिंग कर दीजिए, ताकि जो भी जाला बन रहा है अलगी का और फंगी का, हर एक 15 दिन पे एक नेटिंग कर दीजिए। और खाना जलने नहीं है, खाना कम पड़ता है तो आजकल मार्केट में अवेलेबल है बहुत सारा खाना, 20% प्रोटीन से लेके 40% प्रोटीन्स अवेलेबल है। फिश को सुबह के वक्त 11 से 12 बजे खाना दें, शाम के वक्त ठीक सूरज एकदम ढल जाने से ठीक पहले खाना दें। फीडिंग करते समय इस बात का ख्याल रखें कि पानी का जो टेम्परेचर बहुत हाई नहीं हो और बहुत ज़्यादा धूप में आप ना करें। अच्छा, धूप के कंडीशंस में कभी कभी ऐसा होगा जून के महीने में कि मछलियों को ऑक्सीजन डिप्लीट कर जाता है पानी। ऐसी हालत में हर दूसरे दिन या तीसरे दिन या हर रोज़ पॉसिबल हो तो आप थोड़ा पानी मिक्स करते रहें, क्योंकि नए पानी में ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। और जब भी पानी ऐड करें तो फवारे की तरह से डालें। इस तरह से फवारा जा रहा है, जिस तरह से फवारा इसे उठा के डालें ताकि पानी के लेयर को तोड़े। जितना लेयर टूटेगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन डेवलप होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास तुरंत में पानी नहीं है और मछली आप मुँह करके ऊपर में सरफेसिंग करने लगे, तब क्या करेंगे, 4 लड़के को 2-2 बांस लेके उतार देंगे और बोलेंगे जितना पानी सबको हिलाओ, चारों तरफ से हिलाना शुरू करें। ऐसा कि जैसे कि पूरे पानी को एकदम क्या कर देना है, हम लोग बोलते हैं वो झालमुड़ी मिक्स करना, वैसे मिक्स कर देना पानी को। तो क्या होगा, ऑक्सीजन तुरंत डेवलप हो जाएगा और मछलियाँ शांत हो जाएंगी। अगर आपने अच्छी से मेहनत की है तो आप अगर 50,000 रुपया खर्च किया, अगर हर चीज़ पाउंड को नहीं लेके, शुरुआत में पाउंड का कॉस्ट मत जोड़िएगा। पाउंड का कॉस्ट आपको 10 साल 5 साल में वेरीफाई कीजिएगा। मैं सिर्फ पानी का, खाने का, सीड का, ये तीनों चीज़ का आप अगर 50,000 खर्च किया है तो मेरा दावा है कि आप 1.25 लाख से 1.5 लाख की मछली निकालेंगे। इस तरह से आपको 2 बीघे में लाख से 1.25 लाख रुपए का। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है। उत्तर बिहार के जिलों में अगले 2-3 दिनों तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। गेहूं, मक्का, प्याज, हरा चारा आदि फसलों में यूरिया उर्वरक की उचित मात्रा का उपरिवेशन करें। पूर्वानुमानित अवधि में अगले 2-3 दिनों तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए सरसों की तैयार फसल की कटनी, दौनी एवं सुखाने के कार्य को उच्च प्राथमिकता देकर संपन्न करें। गर्मा मौसम की सब्जियों जैसे भिंडी, कद्दू, कदीमा, करेला, खीरा और नेनुआ आदि की बुआई अविलंब करें। विगत माह बोई गई सब्जियों की फसल में निकाई गुड़ाई करें। कीट एवं रोग व्याधि की निरंतर निगरानी करते रहें। बसंतकालीन मक्का की बुआई करें। गर्मा मूंग तथा उड़द की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। जिन कृषक बंधु का खेत बुआई के लिए तैयार है, वे विगत वर्षा से मिट्टी में आई उपयुक्त नमी का फायदा उठाते हुए बुआई कर सकते हैं। सूर्यमुखी की बुआई 10 मार्च तक संपन्न कर लें। शकरकंद की रोपनी अविलंब संपन्न करें। पशुपालक भाई हरा चारा के लिए अगाती ज्वार की बुआई करें। इसकी स्वीट ज्वार, मल्टीकट या कोहवा प्रभेद लगाएं। ज्वार के साथ हाइब्रिड मेथ या बोरी की फसल जरूर लगावें। मकई का अफ्रीकन टॉल प्रभेद की बुआई करें। प्याज में खरपतवार निकालें। प्याज में कीट एवं रोग व्याधि का निरीक्षण करें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव उस्मानपुर, जिला पटना के राजवीर सिंह ने। आपने फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पौधे को विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। अगर उनका हम संख्या की बात करें तो 17 प्रकार के पौधे को भोजन की आवश्यकता होती है, जिनको हमको बाहर से देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न ये उठता है कि उनका हम बेहतर प्रबंधन कैसे करें, क्योंकि अगर किसान भाई अपने फसलों में या अपनी बागवानी में, अपनी सब्जी फसलों में पोषक तत्वों का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं तो निश्चित रूप से उनका उत्पादन बढ़ता है और लागत कम होती है।
चूंकि अगर पोषक तत्व प्रबंधन संतुलित नहीं होता है तो मृदा पर भी विपरीत असर पड़ता है और उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे जा करके खराब होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में पोषक तत्वों का संतुलित प्रबंधन बहुत आवश्यक है कि किस फसल में कितना पोषक तत्व प्रयोग करें। तो इसके लिए दो बातें महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि जो वैज्ञानिकों ने संतुतियां कर रखी हैं उनका ध्यान रखें, और दूसरा जो मृदा परीक्षण कराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बगैर मृदा परीक्षण के उपयुक्त मात्रा में पोषक तत्वों का प्रयोग संभव नहीं। इसलिए किसान भाइयों को मेरी पहली सलाह होगी कि वो अपनी मिट्टी का परीक्षण कराएं और 3 साल में एक बार खेत का मिट्टी का परीक्षण अवश्य कराते रहें और मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर पोषक तत्वों का प्रयोग करें। मैग्नीशियम की कमी के लक्षण। पत्तियां आकार में छोटी तथा ऊपर की ओर मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। दलहनी फसलों में पत्तियों की मुख्य शिराओं के बीच की जगह पीली पड़ जाती है। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में मैग्नीशियम की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप मैग्नीशियम की पूर्ति के लिए फसल में मैग्नीशियम सल्फेट 100 ग्राम को 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। मैग्नीशियम पौधों में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के निर्माण में सहायक होता है। ये चारे वाली फसलों के लिए महत्वपूर्ण होता है तथा क्लोरोफिल का प्रमुख स्रोत है। मैग्नीशियम से फास्फोरस के अवशोषण और स्थानांतरण में वृद्धि होती है। आयरन की कमी से पत्तियों के किनारे और शिराएं अधिक समय तक हरी बनी रहती हैं। नई कलिकाएं मर जाती हैं तथा तने छोटे रह जाते हैं। धान में आयरन की कमी से पौधे में क्लोरोफिल की कमी हो जाती है और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। फसल में आयरन की कमी होने पर आयरन सल्फेट 150 ग्राम को 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। ये पौधों की कोशिकाओं में विभिन्न ऑक्सीकरण अवकरण क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का वाहक है। पौधों में क्लोरोफिल के संश्लेषण और रखरखाव के लिए आवश्यक होता है। न्यूक्लिक अम्ल के उपापचय में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। किसान भाइयों, फसल में बोरान की कमी से पौधे की ऊपरी बढ़वार रुक जाती है और फल फटने की समस्या आ जाती है। इंटरनोड की लंबाई का कम होना, पौधों में बौनापन होना, जड़ों का विकास रुकना और बोरान की कमी से चुकंदर में हट राट, फूल गोभी में ब्राउनिंग और तंबाकू में टॉप सिकनेस नाम की बीमारी हो जाती है। किसान भाइयों, खड़ी फसल में बोरेक्स 2 ग्राम को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। बोरान दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों के विकास में सहायक होता है। मॉलिब्डेनम की कमी के लक्षण सरसों व दलहनी फसलों में फसल की शुरुआती अवस्था में ही दिखाई देने लगते हैं। पत्तियों का रंग पीला हरा या पीला हो जाता है तथा पत्तियों पर नारंगी रंग का चितकबरापन दिखाई देने लगता है। टमाटर की निचली पत्तियों के किनारे मुड़ जाते हैं तथा बाद में मोल्टिंग व नेक्रोसिस रचनाएं बन जाती हैं। इसकी कमी से फूल गोभी में विप्टेल एवं मूली में प्याली की तरह रचनाएं बन जाती हैं। नींबू जाति के पौधों में मॉलिब्डेनम की कमी से पत्तियों में पीला धब्बा रोग हो जाता है। खड़ी फसल में इसकी पूर्ति के लिए अमोनियम मॉलिब्डेट 0.5 ग्राम को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। दलहनी फसलों में नत्रजन स्थिरीकरण, नाइट्रेट एसिमिलेशन व कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आदि क्रियाओं में सहायक होता है और मॉलिब्डेनम पौधों में विटामिन सी एवं शर्करा के संश्लेषण में सहायक है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि पोषक तत्वों को प्रदान करने वाले जितने भी स्रोत हैं उनका सबका समन्वय करें। कुछ मात्रा उर्वरकों के माध्यम से दें, कुछ मात्रा जैविक खादों के माध्यम से दें, कुछ मात्रा कंपोस्ट के माध्यम से दें। बीच बीच में किसान भाई खेतों में अगर उनके पास पानी की उपलब्धता है और इस तरह का संभव है तो हरी खाद का प्रयोग करें और अपने फसल अवशेषों को सड़ा करके अच्छी प्रकार की कंपोस्ट बनाएं। इस तरह से सारी चीज़ों का जब समन्वय करेंगे तो लागत भी कम होगी और उनका जो है फसल के द्वारा उनका उपयोग भी अच्छा हो पाएगा। जब किसान भाई विभिन्न स्रोतों से पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं तो मृदा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। तो निश्चित रूप से इन सभी का समन्वय करके उर्वरकों का पोषक तत्वों का प्रबंधन करेंगे तो मृदा स्वास्थ्य अच्छा होगा और मृदा में पोषक तत्वों को फसल को प्रदान करने की क्षमता भी बढ़ेगी।